In emergencies is about the exacerbation of asthma. एस्थमा आपको पता है कि एक्चुअली क्या होता है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और एयरवेज जो है वो बंद हो जाते हैं, तो पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री होती है। पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि सांस का या दमे का या एलर्जी का पहले से मसला है, इसको सर्दियों में इसको जो है वो ज़्यादा मसला होता है, ठीक है, छाती में सीटी की आवाज़ आती है, ठीक है, वो पहले से इन्हेलर यूज़ कर रहा है, यंग पेशेंट है मोस्टली, ठीक है, तो ये एस्थमा का पेशेंट है, ठीक है। अब एस्थमा का पेशेंट ऑब्वियसली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, तो पेशेंट वर्सनिंग ऑफ एसओबी के साथ आ रहा है, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा जो था उसमें भी एसओबी थी ना, लेकिन उसमें क्या था, ऑर्थोपनिया था, उसमें जो है वो आपके पास पैरेक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया था, उसमें आपके पास डायफ्रेसिस थी, स्वेटिंग पेशेंट जो है पैल्पिटेशंस में था, घबरा रहा था, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है। हम पूछते हैं कि जी पेशेंट को पहले से कोई मसला था, पास मेडिकल हिस्ट्री का पूछते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दमे का मसला तो नहीं है, दिल का मसला तो नहीं है, जिगर का मसला तो नहीं है, गुर्दों का मसला तो नहीं है, तो पेशेंट बताता है कि पहले से इसको दमे का मसला है, पहले से एलर्जी का मसला है, ठीक है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो इसको जो है सांस में मसला हो जाता है, पहले से इन्हेलर यूज़ करता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एटोपी या हिस्ट्री ऑफ अस्थमा होती है पेशेंट, सॉरी। तो साथ में पेशेंट को जो ड्राई कफ होती है विद बीजिंग, ठीक है, ड्राई कफ विद बीजिंग, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ भी हो सकती है अगर पेशेंट को साथ में निमोनिया हो गया, ठीक है, तो फीवर भी प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन में। अब जी हमारे पास जो है जब हमें उसकी ऑस्कल्टेशन करनी है तो उसमें आपको जो है नॉर्मल वेजुलर ब्रीदिंग मिल सकती है विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन एंड जनरलाइज्ड रोंकाई, ठीक हो गया। अब ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं एस्थमा के? एस्थमा इज़ ट्रिगर्ड बाय एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एनसेड्स, एस्पिरिन, स्मोक, डस्ट, पोलन, निमोनिया, गर्ड एंड कोल्ड वेदर, ठीक है। तो अब पेशेंट आपके पास एस्थमा का आया हुआ है, तो आप उसके डीडीज़ क्या सोचोगे? आप सोच सकते हो कि उसको सीओपीडी है, ठीक है, लेकिन सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली ओल्ड एज के होते हैं, ठीक है, उनको बचपन से कोई सांस का या दमे का मसला नहीं होता, किसी एलर्जी का मसला नहीं होता। वो बताता है कि जो उसके घर वाले बताएंगे वो कि वो बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहा है और दिन में इतनी इतनी सिगरेट पी लेता है, पूरी पूरी डब्बी सिगरेट्स की पी लेता है, ठीक है। तो यू विल थिंक ऑफ सीओपीडी, ठीक है। इसके अलावा लेकिन पता है क्या होता है, जो एस्थमा और सीओपीडी की इनिशियल मैनेजमेंट होती है ना, वो सेम होती है, ठीक है। दोनों में हम जो है वही मैं आपको बताऊंगी कि एटम कैनेल और जो है सोलोकार्टिफ यूज़ कर रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों में हम जो है ये ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट सेम है, आपने बस थोड़ी हिस्ट्री लेके डायग्नोसिस बनाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर पेशेंट को जो है डीडी में रखेंगे एलर्जिन एक्सपोजर की, जैसे एंजिडिमा, ठीक है। अगर पेशेंट ऑर्थोपनिया के साथ है यू विल थिंक ऑफ द कार्डिक एस्थमा, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री है तो यू विल थिंक ऑफ एबीपीए, ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, ठीक है। ये सारे आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो केस है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एस्थमा, ठीक हो गया। अब जी आगे चलते हैं। आई वॉज़ नॉट अपलोडिंग द केसेस इन द मीन टाइम, बहुत टाइम हो गया केसेस अपलोड करने का। रीज़न बिहाइंड दैट वॉज माई बिजी स्केड्यूल एंड ऑल्सो दिस कफ, ओके, सो नेवर माइंड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको जो है ओपीडी केसेस और मेडिकल इमरजेंसी केसेस जो है इनको मैक्सिमम अपलोड करूँ, ठीक है। बट देखें अब वक्त के साथ साथ, ठीक है। अब जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो उनकी बात करते हैं एस्थमा की, तो एस्थमा की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ नॉट द चेस्ट एक्सरे और समथिंग एल्स, ओके, दैट इज़ नॉट द बेस लाइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ एबीजीज, ठीक है, क्योंकि एबीजीज पे हमने डिसाइड करना है कि हमने अपने एस्थमा के पेशेंट को कैसे लेके चलना है, ठीक है। अगर पेशेंट की एबीजीज जो है वो इस तरह से आ रही है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे हमने उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन सेट करनी होती है। अगर जी पेशेंट को
रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, मतलब उसकी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट कर रही है। तो उस केस में हम उसके जो ऑक्सीजन सेचुरेशन रखते हैं मेंटेन, वो 94 से 98% तक रखते हैं टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है, ए बी चीज़ पे आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिल रहा है, तो दिस इज़ मोस्ट आपके पास जो है ना, मतलब कह लो सीरियस वन, ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा है, ठीक है, और वो जो है इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर को सजेस्ट करता है। इस केस में पेशेंट को इन्वेसिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस केस में जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो आपने ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी ज़्यादा मेंटेन नहीं रखनी, बल्कि उसको 88 to 92% तक रखना है, ठीक हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। फिर जी आपके पास ट्रिगर्स को चेक करने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हो कि अस्थमा क्यों हुआ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको प्रिवेंट कर सको। तो उसके लिए आप CBC चेस्ट एक्सरे करवा लें, तो चेस्ट एक्सरे में आपको निमोनिया मिल सकता है, कंसोलिडेशंस, ठीक है, न्यूमोथोरक्स मिल सकता है। अगर थिन लेन पेशेंट में तो भी हो रहा है, यू विल थिंक ऑफ न्यूमोथोरक्स, ठीक है, विच इज़ कॉजिंग द अस्थमा। स्पायरोमेट्री वंस द पेशेंट स्टेबल एंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस में ABGs इंपॉर्टेंट है, CBC चेस्ट एक्सरे बाद में आते हैं, स्पायरोमेट्री बाद में आती है, ठीक है। अब जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट। पेशेंट आपके पास आया है और उसको इतनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसे सांस नहीं लिया जा रहा, ठीक है, तो अब जो है आपने उसको अस्थमा डायग्नोस कर लिया, तो पेशेंट को सबसे पहले आपने उसकी ABC मेंटेन की, उसको ऑक्सीजन लगाई, ठीक है, ऑक्सीजन लगाई तो आपने ABGs के बेस पे लगाई, ठीक है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो यू विल कीप द सेचुरेशन बिटवीन 94 to 98, और अगर उसकी जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो यू विल कीप द सेचुरेशन बिटवीन 88 to 92%, ठीक हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर जी आपने उसकी जो है नेबुलाइजेशन करवानी है साबा से और सामा से, ठीक है। साबा इज़ द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट एंड सामा इज़ शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागनिस्ट, ठीक है। तो जी आपके पास साबा में आते हैं सल्ब्यूटामोल और सामा में आती है इप्राट्रोपियम, ठीक है। सल्ब्यूटामोल की जो आपके पास चलती है दैट इज़ वेंटोलिन 1 cc और 20 ड्रॉप्स इन 4 cc नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। पहले आप बैक टू बैक करोगे, फिर 4 to 6 आवर्स करोगे, ठीक है। इसकी जो डोज है वो 2 to 50 mg है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सामा है, ठीक है, जो इप्रोट्रोपियम के नाम से आती है, एटम के नाम से आपने बहुत सुनी होगी है, 1 cc, ठीक है, 4 to 6 आवरली, पहले बैक टू बैक फिर 4 to 6 आवरली। तो एटम एंड वेंटोलिन के साथ आपने उसकी जो है नेबुलाइजेशन स्टार्ट की, और लाइफ सेविंग जो आपके पास है दीज आर सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स, ओके। सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स में क्या है आपके पास, IV इंजेक्शन सोलोकॉर्टिफ 250 mg टू 500 mg मैक्सिमम डोज IV स्टैट, ठीक है। 250 mg का मोस्टली आप लगाते हो। तो आपने जो है वो वेंटोलिन और एटम के साथ आपने जो है उसकी नेबुलाइजेशन की, और साथ में उसको जो है IV स्टेरॉइड्स लगा दिया, IV सोलोकॉर्टिफ 250 mg IV स्टैट, ठीक है। साथ में उसको आप उसको ओरल भी दे सकते हो, ठीक है। अगर ओरली वो खा सकता है तो आप उसको इंजेक्शन की जगह ओरल टैब डेल्टा कॉर्टिल विच इज़ प्रेडनिसोलोन 5 mg 0.5 to 1 mg पर kg उसकी डोज है, ठीक है। तो 4 टैबलेट्स सुबह, 4 टैबलेट्स दोपहर को 7 दिन के लिए देते हो, ठीक है, या बाद में देते हो। फिर अगर पेशेंट की जो है वो अभी भी ठीक नहीं हो रही, सांस बेहतर नहीं हो रही, उसको हमने नेबुलाइजेशन बैक टू बैक किया एटम और वेंटोलिन के साथ, हमने उसको इंजेक्शन स्टेरॉइड का भी लगा दिया सोलोकॉर्टिफ का, फिर भी उसको आराम नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको जो इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट लगाओगे 1 to 2 grams इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन ओवर 20 मिनट्स, ठीक है। जैसे प्री क्लेम्शिया में यूज़ करते थे मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, यहाँ पे भी ये लाइफ सेविंग हो सकता है अगर पेशेंट को उससे आराम नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज अ पेशेंट, एमरजेंसी पेशेंट ऑफ एज़मा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, with the help of nebulization with atom and Ventolin, with the help of IV steroids, with the help of magnesium sulfate if above are not working, okay।
देन इज़ लॉन्ग टर्म कंट्रोल। जी पेशेंट आपने स्टेबल कर लिया, ठीक है, अब आप उसको घर भेज रहे हो, ठीक है, तो आप उसको क्या दे के भेजोगे कि वो दोबारा अटैक ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो गाइडलाइंस हैं वो जीना की गाइडलाइंस हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा, ठीक है। तो इसमें अगर पेशेंट को सिम्टम्स जो है वो कम आ रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में जो है एक्सरसेबेशन जो एस्थमा की है वो 4 to 6 से कम की है, ठीक है, तो फिर आप उसको लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, और फॉर्मेटरोल जो है ये आप सॉस में दोगे, ठीक है, जिसमें वी हैव द कॉम्बीवेयर विद रोटा कैप, ठीक है। कॉम्बीवेयर विद रोटा कैप, मैं इनकी पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इनकी जो डोज है दैट इज़ 100/6 भी हो सकती है, 200/6, 400/6, 400/12, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर पेशेंट को 100/6 से नहीं आराम आ रहा तो फिर आप उसको आए ऊपर ऊपर करते जाओगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या है कि अगर पेशेंट को ऊपर वाले से आराम नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करोगे, उसको साथ में पहले तो आप उसको सॉस में दे रहे थे, आप उसको बीडी में दोगे, ठीक है। तो बीडी में लो डोज जो है इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर्मेट्रोल कर दोगे, कॉम्बीवेयर रोटा कैप वही चीज़, ठीक है। अगर उससे भी आराम नहीं आ रहा तो लो डोज की जगह मीडियम डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर्मेट्रोल बीडी में दोगे, कॉम्बीवेयर विद रोटा कैप, ठीक है, 200/6 कर दो बीडी में, ठीक है। तो पहले आप 100/6 दे रहे थे लो डोज़, अब जो है आप उसको 200/6 तो मीडियम डोज, ठीक है। अगर उससे भी आराम नहीं आ रहा तो फिर आप उसको 400/6 दोगे, हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। वही चीज़ें हैं, बस पहले आपने सॉस में दिया, लो डोज दिया, फिर आपने उसको बीडी में कर दिया, फिर भी आराम नहीं आ रहा तो फिर आप जी उसको हाई मीडियम डोज दे दो, ठीक है, फिर भी आराम नहीं आ रहा तो फिर उसको हाई डोज दे दो, ठीक है, 100, 200, 400, ठीक है। कॉम्बीवेयर रोटा कैप, कॉम्बीवेयर रोटा कैप, कॉम्बीवेयर रोटा कैप, ये सारे, ठीक है। इसके साथ जो आपके पास ऑप्शन है एड ऑन में वो लामा है, ठीक है, जिसमें टायोट्रोपियम आता है, टायोवेयर के नाम से आता है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग, पहले तो शॉर्ट एक्टिंग थे ना, शॉर्ट एक्टिंग जो है वो इमरजेंसी में यूज़ होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग जो है वो डिस्चार्ज पे पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो लामा है, टायोट्रोपियम, ठीक है, टायोवेयर के नाम से आती है, 18 mcg OD, ठीक है। लेट्रा है, ठीक है, न्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, मॉन्टिल्यूकास्ट, ये भी आपके जो है वो ब्रोंकोडायलेटर्स में रोल प्ले करते हैं। टैब माइटिका के नाम से आती है, 10 mg पर ओरल HS, ठीक है। और अगर पेशेंट को 3 महीने या उससे ज़्यादा हो गया और पेशेंट की जो है वो वेल कंट्रोल्ड है अब सारा एस्थमा का सीन, तो आप उसको अब स्टेप डाउन भी कर सकते हो, कि पहले आप हाई डोज दे रहे थे तो फिर आप उसको मीडियम से लो डोज की तरफ लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग का पेशेंट उसको सेट हो गया कि नहीं, ठीक है। अगर पेशेंट को साथ में निमोनिया था तो एंटीबायोटिक्स दोगे, अगर पेशेंट को साथ में जो है वो मतलब पहले पेशेंट इन्हेलर ले रहा था, ठीक है, तब उसका जो है वो स्टेप अप करोगे इन्हेलर, ठीक है, जैसे हमने किया किस तरह करना है, ठीक है। और शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स जो है ये पेशेंट को दोगे। शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स जो है मैंने आपको बताया क्या है कि आप उसको जो है टैबलेट दोगे डेल्टा कॉर्टिल की, ठीक है, 4 सुबह 4 दोपहर, ठीक है, 7 दिन के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको टेपर ऑफ करोगे, ठीक है। शॉर्ट कोर्स दे दिया। सो जैसे हमने पीछे जो डिस्कस किया था पल्मोनरी एडीमा, ये उसकी पिक्चर है लेकिन हम इसको नहीं देख रहे, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली कॉम्बीवेयर, it is a combination of the budesonide and formoterol, okay. So available in the dosages of 100 mcg plus 6 mcg, 200/6 and 400/6, okay. So कॉम्बीवेयर नेक्स्ट इज़ टायोवेयर, ओके। सो एड-ऑन्स में हमने देखा था टायोट्रोपियम ब्रोमाइड 18 mcg, ठीक है, रोटा कैप। Remove the rota cap from its bottle and insert it into the rota cap hole with its transparent end facing downwards. Hold the mouthpiece firmly with one hand and rotate the base. ये सीन होता है कि जो आपके पास ये मेडिसिन होती हैं ये पाउडर फॉर्म में होती हैं, इनहेलर के अंदर आप उनको इंसर्ट करते हो एंड देन यू यूज़ दिस, ओके। ये आपके पास वेंटोलिन साल्ब्यूटामोल होता है, ठीक है, जो है
साबा नेबुलाइजेशन शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। एटम जो है ये आपके पास है इप्राट्रोपियम, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और ये माइटिका मोंटिल्यूकास जो हमने देखा है लिक्विड रिसेप्टर एंटागनिस्ट 10 mg की टैबलेट होती है ये, ठीक है। रात को सोते वक्त जो है पेशेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा का जो है ये पेशेंट हमने देखा था, तो उसका थोड़ी पिक्चर है कि किस तरह से आपको हाइलर इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेजिक्स हमने उसमें देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था पल्मोनरी एडीमा के केस में, ठीक है। और आपको याद हो अगर हार्ट फेलियर में तो स्पाइरोनोलेक्टोन था, ये उसकी थोड़ी टैबलेट्स थी, वहाँ पे मैं साथ में ऐड करना भूल गई थी। अगर आपने वो लेक्चर लिया है तो उसके बाद आप ये देख सकते हो इसकी टैबलेट्स, ठीक है। स्पाइरोनोलेक्टोन हमने देखा था एमआरएज में आता है हार्ट फेलियर के पेश में, एल्डाक्टोन के नाम से आती है, ठीक है। कार्वेडालोल कार्वेडा के नाम से आती है, ठीक है। ये आप पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स है। और जेस्ट्रिल क्या थी, जेस्ट्रिल जो है आपकी एस इनहिबिटर्स में आती है, नालाप्रिल, ठीक है। लेजिनोप्रिल, नालाप्रिल, ये सारे आइजोसोर्बाइड, आइजोकेट, ये नाइट्रेट्स हैं जो मैंने आपको लेजिक्स के साथ बताए थे प्रीलोड को कम करने के लिए, ठीक है। और टिपाग्लेफ्लॉजिन ये SGLT इनहिबिटर्स हैं। सो दीज आर सम मेडिसिन जो कि मैंने आपको दिखानी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो देखिए अब एज़मा के साथ ही हम COPD को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। COPD के पेशेंट का जो है क्या होगा सीन के ओल्ड एज का थोड़ा पेशेंट होगा, स्मोकर होगा, और वर्सनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आएगा, वीजिंग के साथ आएगा, ठीक है। वेजिकुलर ब्रीदिंग विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, ये आपको ऑस्कल्टेशन पे मिल सकता है। इनएबिलिटी टू कंप्लीट सेंटेंस ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मी सजेस्ट द स्वेयर डिजीज़, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना पेशेंट आपके पास आया प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब इन्वेस्टिगेशंस में आप जो है वो क्या करवाते हो, अब पेशेंट आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप उसको स्टेबल करोगे, तो ये चीज़ें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टेबल किया पेशेंट को, अब क्योंकि अब इसमें ना एज़मा में तो आपके पास जो है ABGs मस्ट होते थे शुरू में, क्योंकि आपको पता है कि आपने देखना है कि हाइपर जो है कैपनिया तो नहीं हो रहा, ठीक है। आपने देखना था उसमें मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है, एसिडोसिस है। लेकिन COPD में ना आपके पास रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाइपर कैपनिया का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो पेशेंट को इस वजह से ऑक्सीजन जो इन्हेलेशन देते हैं वो आपने 88% टू 92% तक रखना होता है, लेस देन 80 to 88%, ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो रही है, ठीक है। तो SpO2 आपने 88 से कम रखनी है, ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। फिर जैसे हमने एल्तमा में किया था नेबुलाइजेशन विद सामा एंड साबा, ठीक है। सामा इप्राट्रोपियम अगेन एटम 1 cc बैक टू बैक, देन 4 to 6 ऑवरली, एंड साबा साल्ब्यूटामोल, ठीक है। वेंटोलिन 1 cc इन नॉर्मल सलाइन, 4 cc नॉर्मल सलाइन, 4 to 6 ऑवरली, पहले बैक टू बैक, फिर 4 to 6 ऑवरली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेरॉइड्स वही है, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन सोलोकॉर्टिव 250 mg IV स्टैट, ठीक है। और ओरल मेडिसिन वही है प्रेडनिसोलोन टेबडेट्राकॉर्टिल 5 mg पर ओरल, सुबह दोपहर 4 गोलियां 7 दिन के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर तो पेशेंट को इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से एक्सर्बेशन हुई थी तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दोगे। एंटीबायोटिक्स में ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास, एजीथ्रोमाइसिन होता है, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। एजीथ्रोमाइसिन की डोज होती है टैब एजोमैक्स 500 mg पर ओरल OD। मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन की जो टैबलेट है टैब मोफेस्ट या मॉक्सी 400 mg पर ओरल OD। और डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट है कैप्सूल विब्रामाइसिन 100 mg पर ओरल BD, ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन इसमें मस्ट होती है ऑलमोस्ट, तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है तो पेशेंट को ETT पास करके उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत मस्ट पड़ सकती है। अगर पेशेंट को
अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, तो फिर तो आप पक्का उसको वेंटिलेटर पे डाल दोगे, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है COPD में आपने पेशेंट के लिए जो एनेस्थीसिया वाले होते हैं उनको फिर इन्वॉल्व करना होता है, जो स्टेबल करें पेशेंट को आके वेंटिलेशन के थ्रू, ठीक है। तो COPD की समझ आई कि किस तरह से हमने पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसकी इनिशियल मैनेजमेंट करनी है। SOB के साथ पेशेंट आया, उसको जी ऑक्सीजन लगाओ, ठीक है, लेकिन 88% तक सैचुरेशन रखनी है, इतनी ऑक्सीजन सेट करनी है। फिर उसको एटम वेंटलिन साल्ब्यूटामोल सोलोकॉटिफ लगाओ, ठीक है, साबा और जो है आपके स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये तीनों आपने लगा दिए। फिर जी आप उसको क्या करो, अगर तो इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक्स दो, ठीक है, और उसको अगर वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो उस पर डाल दो। ये उसकी इनिशियल मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर जी आप उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस देखो, अब इन्वेस्टिगेशंस का टाइम है, उसकी CBC करवा लो, ठीक है, ABGs करवा लो, ECG करवा लो, टू रूल आउट अदर कॉजेज़ कि अदर कॉजेज़ तो नहीं है, COPD की जगह कुछ और भी हो सकता है। चेस्ट एक्सरे करवाओ, न्यूमोथोरक्स मिल सकता है, ईको करवाओ, ठीक है, स्पायरोमेट्री जब पेशेंट स्टेबल हो गया। तो ये आपके पास है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट मीन्स कि पेशेंट अब आपका स्टेबल हो गया, अब आप उसको डिस्चार्ज करने लगे हो, ठीक है। तो डिस्चार्ज पे आपको उसको इन्हेलर देने हैं। अब जी अब हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप A, B और E, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो उसको सिम्टम्स कम आते हैं और उसको एग्जर्बेशन का रिस्क कम है तो ग्रुप A है, ठीक है, जिसमें वी हैव लावा और लामा, इन दोनों में से एक देना है, ठीक है। टायोट्रोपियम लामा आप इसमें प्रेफर करते हो, ठीक है। गोल्ड क्लास क्लासिफिकेशन होती है ग्रुप्स वाली ना। अब जो लामा इसमें, अब वहाँ पे तो लावा इम्पॉर्टेंट थे एजमा में, यहाँ पे लामा इम्पॉर्टेंट है। टायोट्रोपियम टायोवेयर के नाम से आती है विद रोटा हेलर, ठीक है, रोटा हेलर के अंदर डाल के, ठीक है, टायोवेयर को रोटा हेलर इज इनहेलर, ओके, उसको रोटा हेलर के अंदर डालना है 18 mcg OD, ठीक है, जो हमने पीछे भी देखा था टायोवेयर, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट में। नेक्स्ट इज़ ग्रुप B। अगर पेशेंट को सिम्टम्स जो है वो फ्रीक्वेंट है और लो एक्सर्बेशन रिस्क है, ठीक है। पहले क्या था कि पेशेंट को सिम्टम्स कम आ रहे थे और रिस्क भी कम था। अब क्या है, रिस्क तो कम है लेकिन उसके सिम्टम्स जो है वो फ्रीक्वेंट हो गए हैं, तो अब उसको हमने दोनों देने हैं। पहले हम सिर्फ लामा दे रहे थे, अब उसको हम लाबा भी देंगे और लामा भी देंगे, ठीक है। टायोवेयर F के नाम से आती है, ठीक है, पहले टायोवेयर हाली था, अब टायोवेयर F है, जिसमें लावा और लामा दोनों है, विद रोटा हेलर, ठीक है, मतलब टायोवेयर को रोटा हेलर में डाला और इसकी जो डोज है दैट इज़ 18+12, ठीक है। तीसरी क्या है, ग्रुप E। अगर पेशेंट को रिस्क बहुत ज़्यादा है, पहले रिस्क नहीं था किसी में भी, अब रिस्क इंक्रीज़ हो गया, तो ग्रुप E दोगे, जिसमें एक और ऐड हो जाएंगे। पहले सिर्फ अकेला लामा था, फिर लाबा भी ऐड हो गया, अब इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड हो गए, ठीक है। तो इसका एक कॉम्बीवेयर भी ऐड हो गया, पहले टायोवेयर था सिर्फ, टायोवेयर विद रोटा हेलर 18 mcg OD था, अब आपने कॉम्बीवेयर विद रोटा हेलर भी ऐड कर देना है BD में, ठीक है। इसकी जो डोजेज है वो आप बढ़ाते जा सकते हो, 800/6, 200/6, 400/6, 400/12, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट को आराम आ रहा है तो कि नहीं, तो उसको आप स्टेप अप करते जाओगे। इन्हेलर के बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास वो स्टेरॉइड्स का है, ठीक है। शॉर्ट को स्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डेल्टा कॉर्टिल दो 7 दिन के लिए, 4 सुबह 4 दोपहर को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स तो अगर पेशेंट को साथ में इन्फेक्शन है, हमने पीछे डोजेस देख ली है, आप उसको जो है एजोमैक्स दे सकते हो, मोफेक्स दे सकते हो, ठीक है, विब्रामाइसिन, एजोमैक्स इज एजिथ्रोमाइसिन, मोफेक्स इज़ द मोक्सीफ्लॉक्सासिन and the vibramycin is the doxycycline, okay। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि पेशेंट की सैचुरेशन जो है वो अगर 88% से कम रह रही है नॉर्मल में भी,
नॉर्मली भी इतनी रह रही है तो उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे, उसको घर पे जो है कहोगे ऑक्सीजन थेरेपी रखो और वो करते रहो, ठीक है। स्मोकिंग सेसेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कंसल्टेशन विद द पल्मोनोलॉजिस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर पेशेंट की डिज़ीज़ बहुत सीवियर हो गई है COPD की, ठीक है, तो लास्ट स्टेज चल रही है, तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एंड सर्जरी इज़ प्रेफर्ड, ठीक है, क्योंकि उससे अब नहीं आराम आएगा मेडिसिन से। तो COPD की समझ आई, पेशेंट आपके पास जो है वो आता है। COPD के लंग्स मैंने आपको दिखाने थे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स नज़र आते हैं आपको, ट्यूबुलर हार्ट नज़र आता है, ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम नज़र आती है, ठीक है। और COPD में आपको पता है 2 बीमारियां होती हैं, एक एम्फाइसीमा है, एक आपका जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो COPD की थोड़ी बहुत समझ आई है आपको कि मतलब किस तरह से पेशेंट आपके पास आएगा। आप उसकी हिस्ट्री लोगे तो वो उसको पता चलेगा आपको कि एक दिन में पूरी डब्बी सिगरेट की पीता था और उसको 40 साल हो गए, 20 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, ठीक है। अब वो बूढ़ा हो गया, अब उसे सांस का मसला हो रहा है, ठीक है। तो आपने उसको COPD लेबल कर दिया, ठीक है। सबसे पहले उसकी सांस ठीक की, आपने उसको जो है आपने उसको क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, आपने उसको एटम और वेंटलिन लगाया, आपने उसको सल्ब्यूटामोल दिया, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दिए, ठीक है। अगर पेशेंट को वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो वो दी, ठीक है। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 88% से कम रखी, 92 से कम रखी। फिर आपने उसको जी इन्वेस्टिगेशन उसकी थोड़ी करवा ली और फिर आप उसको डिस्चार्ज किया जब वो स्टेबल हो गया। डिस्चार्ज पे आपने याद रखने हैं, आपने उसको इन्हेलर्स देने हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन्हेलर्स में आपको बताया कि अगर पेशेंट को रिस्क नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने 2 चीज़ें देखनी है। सिम्टम्स कम है तो फिर आपने सिर्फ लामा दिया, अगर पेशेंट को सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो फिर आपने उसको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर आपने उसको लामा के साथ लाबा ऐड कर दिया। और अगर पेशेंट को जो है वो रिस्क भी आ गया, रिस्क भी एक्सेजर्बेशन का बढ़ गया है, तो फिर आपने उसको साथ में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ऐड कर दिए। पहले आप उसको सिर्फ जो है टायोवेयर दे रहे थे, फिर आप उसको जो है रोटा कैप के साथ, फिर आप उसको जो है वो टायोवेयर F दोगे, ठीक है। फिर आप उसको कॉम्बीवेयर भी ऐड कर दोगे। इस तरह से हमने देखा। स्टेरॉइड्स में आपने उसको शॉर्ट कोर्स दिया, ठीक है, डेल्टा कॉर्टिल का, ठीक है। डेल्टा कॉर्टिल का आपने शॉर्ट कोर्स दिया 7 दिन का, ठीक है। 4 सुबह 4 दोपहर को 4 गोलियाँ, ठीक है। फिर ऐसा इसको टेपर ऑफ करना है कि पहले 4 दे रहे थे, फिर 4 3 2, फिर 3 2 2, फिर एंड पे सिर्फ एक टाइम, ठीक है। इस तरह से जो आप इसको पेशेंट को जो है COPD के पेशेंट को और अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करोगे। अगर एंटीबायोटिक्स देनी है वो दे दो, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी का बता दो, स्मोकिंग सेसेशन का बता दो और पल्मोनोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन करवा दो एक दफ़ा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट COPD एंड अस्थमा।